हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं उसमें एक क्विज कंटेस्ट भी शामिल है जिसका नाम है स्टार क्विज। ठीक है, स्कॉलरशिप टैलेंट एंड रिवार्ड क्विज। इसमें शामिल होने के लिए आपको क्या करना है कि पूरी लेक्चर को देखना है जो जेई मेंस एडवांस और नीट से बिलोंग करता है। क्वेश्चन भी आपको उसमें कराए जाएंगे जो उससे बिलोंग करता है। इसके बाद जब आप सीख लेते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां जाकर एक लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिए, अपना नाम, मोबाइल नंबर और लेक्चर कोड भरें। ये लेक्चर कोड क्या है? लेक्चर बनाने के दौरान मैं लेक्चर कोड बोल दूंगा, वो लेक्चर कोड आपको वहां पे भरना है। जब सबमिट करेंगे तो आपको क्वेश्चन पोर्टल खुलेगा, क्विज पोर्टल खुल जाएगा। वहां 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 5 का आप आंसर कीजिए। अगर उसमें से कोई 3 सही हो जाता है तो आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है। एवरी संडे को लकी ड्रॉ होती है, उसमें अगर आपका नाम सेलेक्ट हो जाता है, आ जाता है, तो आप क्विज विन कर गए। इस तरह से महीने में आप जितने क्विज विन करेंगे उतने 100 रुपीज आप रिवार्ड के रूप में पाएंगे। तो इस तरह से आपका एक बेहतर तैयारी भी हो जाती है, क्विज में आप रिवार्ड भी विन कर जाते हैं और आगे आने वाला दिन में आप अपना कंपटीशन भी विन कर जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक मेरे तरफ से आपको क्विज में विन करने के लिए। अब आप जाइए और लेक्चर देखिए। हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का कुछ नए टॉपिक्स जो यहाँ सामने लिखे हुए हैं। देखिए ये कौन कौन से टॉपिक हैं। ये हम लोग का 9th लेक्चर है। ठीक है, सारे लेक्चर छोटे छोटे क्लिप में बने हुए हैं, इसलिए आपको आसान पड़ेगा देखने में और समझने में भी। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट टॉपिक क्या है। यहां बताया जा रहा है कि एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप इफ द पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज V। ये देखिए ड्रॉप लिखा हुआ है, ये ड्रॉप लिखा हुआ है, मतलब बोला जा रहा है कि हमारे पास छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और हर ड्रॉप का अपना अपना पोटेंशियल है जो भी है। वो सारे ड्रॉप कंबाइन हो गए और एक बड़ा सा ड्रॉप बन गया, उस पर पोटेंशियल कितना होगा, ये हम लोग को आज पढ़ना है। कैसे निकाला जाता है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आते रहता है। दूसरा है कि फाइंड रेशियो ऑफ V, वोल्टेज का, चार्ज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का और चार्ज डेंसिटी का, व्हेन टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2 आर टच्ड एंड सेपरेटेड। देखिए ये भी एकदम कॉमन टॉपिक है और क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। मतलब दो स्फीयर है हमारे पास, दोनों पे चार्ज Q1 Q2 रखा हुआ है, दोनों का रेडियस R1 R2 है, दोनों को टच किया गया और फिर सेपरेट कर दिया गया। तो फिर यहाँ सवाल खड़ा होता है, दोनों में चार्ज का क्या रेशियो रहेगा टच करने और सेपरेट करने के बाद, पोटेंशियल का रेशियो क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा दोनों का, और चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा। 4-5 सवाल इससे बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक छोटे टॉपिक पर आ जाएंगे जिसका डिफिनेशन है और इसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बचा सकते हैं किसी मटेरियल को, अपने आप को। तो क्या सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाता है जहां पर कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से बच सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। एक मटेरियल हम लोग पढ़े हैं मेटल, एक पढ़े हैं कंडक्टर जो मेटल बोलते हैं, और एक होता है इंसुलेटर। एक तीसरा आप सुनने जा रहे हैं जो होता है डाइलेक्ट्रिक। चूंकि डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपने फर्स्ट चैप्टर में भी सुना था, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में, लेकिन यहाँ पे हम लोग उसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे और जानेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कैसे डिराइव होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट वन, पहला। अब देखिए, एन आइडेंटिकल स्मॉल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप इफ द पोटेंशियल ऑफ ईच स्मॉल ड्रॉप इज V। देखो सबसे तो पहले बात ये सोचना है कि अगर इसका रेडियस स्मॉल r है और ये सब ड्रॉप मिलेगा और मिलकर एक बड़ा ड्रॉप बनेगा, तो इसका रेडियस अगर हम कैपिटल R रख लें, क्योंकि रेडियस की जरूरत पड़ेगी पोटेंशियल के केस में, क्योंकि स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी का पोटेंशियल हमारा होता है KQ/R। तो इसका पोटेंशियल निकालेंगे तो KQ/R हो जाएगा, सबका उसी तरह होगा। उसी तरह इसका भी पोटेंशियल की बात आएगी तो हम लोग क्या निकालेंगे, K और N ड्रॉप्स हैं तो सभी पे Q Q Q Q Q सब पे चार्ज रहेगा, तो NQ हो जाएगा चार्ज। इस पर कितने चार्ज हो जाएंगे, NQ।
और रेडियस हमारा क्या हो गया है यहाँ पे कैपिटल आर, तो इसका पोटेंशियल तो हो जाएगा बिगर ड्रॉप का भी इसे नाम डिनोट कर रहे हैं KN/R, इसका पोटेंशियल ऐसे होगा, लेकिन इसका रेडियस नहीं पता है, रेडियस नहीं दिया हुआ है। इसका रेडियस अगर R है तो इसके फॉर्म में हम इसको रेडियस को निकालने का कोशिश करते हैं। सबसे पहली बार देखो क्या करेंगे, पहले जब n ड्रॉप्स मिलेंगे आपस में तो इसके सारे वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएंगे। n वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, इसको हम बोल रहे हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम बड़ा से हमने वॉल्यूम लिखा है और छोटा से पोटेंशियल लिखा है, छोटा से पोटेंशियल, छोटा भी लिख रहे हैं तो पोटेंशियल लिख रहे हैं। अब देखो जरा यहां पर n वॉल्यूम, स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा, भूल गए, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और बिगर ड्रॉप का 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। 4 पाई कैंसिल कर लिया जाए, यहाँ पे मिल गया n r3 r का पावर 3 इक्वल टू r का पावर 3। अब इस 3 को हम इधर ले लें तो n r का पावर 3 का पावर 1/3 हो जाएगा, ये कैपिटल R का वैल्यू मिला। और r को हम लिख सकते हैं n का पावर 1/3, यहाँ ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये पावर है वो यहाँ आ जाएगा, और इसका पावर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, r हो जाएगा। बड़ी वाली ड्रॉप का जो रेडियस मिला वो इस तरह से मिला, ठीक है। अब देखो छोटे वाले, यहां पर ध्यान देना है, छोटे वाले ड्रॉप पर जो पोटेंशियल है स्मॉलर ड्रॉप का, जिसको बोला भी, लेकिन उसका मतलब क्या है, मतलब है KQ/R, क्योंकि एक ड्रॉप पे चार्ज हमने Q लिया है और रेडियस R लिया है, मतलब यही कहना है। छोटे वाले ड्रॉप का पोटेंशियल भी बोल रहा है, क्वेश्चन ही बोल रहा है कि ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है, भी है, ठीक। बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल देखो, V बिगर हो जाएगा KN/Q/R, कैपिटल R ना, जो हमने वहां भी लिख के बताया था, है ना यहाँ पे इसे। अब देखिए अब क्या करना है, बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल, इस R का वैल्यू क्या लिखे हम, ये वाला लिख दें, देखो यहाँ KN/Q, और इस यहाँ पे लिख लेंगे हम n का 1/3 R, इस तरह। अब इस n को हम ऊपर लेके चले जाते हैं और क्या करेंगे, KQ/R को वन साइड कर लेते हैं, देखना दे, n ये वाला और ये आ गया ऊपर में, तो n का पावर -1/3 और बच गया KQ/R। अब सेम बेस है तो पावर दोनों जुड़ जाएंगे, इसका तो पावर कितना है 1 है, तो हो जाएगा, जोड़ेंगे दोनों तो हो जाएगा n का पावर 2/3 और KQ/R के बदले लिख देंगे v, क्योंकि यहाँ हमने किया है KQ/R के बदले v, तो VB हमारा निकल गया। बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल इस तरह निकल गया। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देते हो, अगर आप ऐसा क्वेश्चन देते हो कि 1000 ड्रॉप्स हैं, 1000 ड्रॉप्स स्मॉलर ड्रॉप्स, और वो स्मॉलर ड्रॉप मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बन गया, तो रेडियस के बारे में क्या बोलोगे, बड़े वाले का रेडियस क्या होगा। जैसे ध्यान दो, मान लो आपने क्वेश्चन ऐसा आपके सामने मिल गया कि वी हैव 1000 स्मॉलर ड्रॉप्स हैविंग पोटेंशियल V, फाइंड पोटेंशियल of bigger drop formed when these drops combine, these drops combine, ऐसा हमने क्वेश्चन बना लिया। अगर देखो बना लिया तो सबसे पहले तो रेडियस की बात आएगी, इन छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर आपस में, जिसके रेडियस स्मॉल r हम अगर मानते हैं और एक बड़ा ड्रॉप बनता है उसका रेडियस कैपिटल R मानते हैं, तो कैपिटल R को हम लोग कैसे निकालेंगे, n1/3R, यही ना फॉर्मूला था हम लोग का, यानी 1000 था, 1000 का पावर 1/3 और R। अगर इसका रेडियस कुछ R है हमारा, मान लिया जाए कि 1000 स्मॉलर ड्रॉप्स हैविंग पोटेंशियल भी,
ठीक है, अगर इसका रेडियस कुछ दे रखा है, मान लो रेडियस यहाँ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो क्या लिखोगे आप, 10 का पावर देखो 3 हो जाएगा और इसका पावर 1/3 है, r दिया है तो 6 लिखना होगा, ये और ये कट जाएगा, यानी हमको 60 सेंटीमीटर हो गया रेडियस बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस 60 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे करके रेडियस निकल जाएगा। और पोटेंशियल की बात है तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी क्या किया था बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल में कि n का पावर था 2/3 v। अगर पोटेंशियल v दे रखा है और इस v का मतलब कुछ ऐसा है, मान लो मतलब रखा है कि ये 20 वोल्ट है मान लो, तब यहाँ क्या करेंगे हम लोग 1000 2/3 इंटू 20। अब 1000 को लिख लेंगे 10 का पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 20, 3 कट जाएगा, हो जाएगा 100 इंटू 220 यानी 2000 वोल्ट हो जाएगा। लेक्चर 9 का लेक्चर कोड है 5664 5664। ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं और ऐसे का हम लोग निकाल सकते हैं। पावर इस तरह हम लोग को एडजस्ट करना पड़ता है नंबर वाला के साथ, ठीक है। अब चलो आगे नेक्स्ट देखो। अब ये हमारा दूसरी क्वेश्चन है, एकदम बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सब, एक एक क्वेश्चन से 5-5 वैरायटी पूछे जाते हैं, ऐसा है। देखो क्या बोला जा रहा है कि फाइंड रेशियो ऑफ V Q E। बारी बारी से हम लोग करेंगे, पहले कहानी पे आ जाओ। देखो हमारे पास 2 ड्रॉप्स हैं या फिर बॉडी है, ऐसा कंडक्टिंग बॉडी मान सकते हैं। इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। इस पे चार्ज इनिशियली मान लो क्या दे रखा है, हैविंग चार्ज Q1 एंड Q2 आर टच्ड एंड सेपरेटेड। पहले हम लोग के पास चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। ओके, बढ़िया से समझना है। अब ये दोनों बॉडी को आपस में हमने टच करा दिया। जब टच करा दिया तो टच कराने के बाद सेपरेट भी कराया, ठीक है। तो अब इस पे चार्ज कितना होगा और इस पे चार्ज कितना होगा, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि Q1 कितना होगा, इस पर चार्ज कितने होंगे और इस पे कितने होंगे। इसके लिए हम लोग के पास एक बेहतरीन फॉर्मूला है। जैसे देखो दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए, बांटना है ना दोनों को, दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए, दोनों के रेडियस के सम से डिवाइड कर लीजिए और जिसका निकालना है उसके रेडियस से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी R1। इसको निकालना है तो इसके रेडियस से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे करके चार्ज निकाल लेते हैं। Q1 है, Q2 भी कर सकते हैं, Q1 प्लस Q2 बाई R1 प्लस R2, और फिर उसका निकाल रहे हैं तो R2 यहाँ कर लेंगे। रेशियो क्या होगा, रेशियो जब करेंगे तो पूरा का पूरा ये कट जाएगा, R1 बाई R2 बच जाएगा, Q1 बाई Q2 R1 बाई R2। आपका रेडियस रेशियो, चार्ज का रेशियो निकल गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज और हम लोग समझ सकते हैं, हम लोग से पूछा है पोटेंशियल का भी और चार्ज का भी रेशियो पूछा है, तो पोटेंशियल भी हम लोग आराम से बता सकते हैं। जब इसको टच करेंगे तो टच करने के बाद एक बॉडी दूसरे बॉडी को चार्ज देगा, या तो ये इसको देगा या ये इसको देगा। कौन किसको देगा ये डिपेंड करता है पोटेंशियल पर। और चार्ज का देना लेना कब खत्म होगा, जब दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी टच कर दिए, दोनों का पोटेंशियल जब बराबर हो जाएगा तब ये चार्ज का लेन देन बंद हो जाएगा। मतलब टच करने के बाद V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा, यानी V1 बाई V2 का जो रेशियो होगा 1/1, दिस इंप्लाई 1 रेशियो 1 हो जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया। अब फिर बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का बात आता है। अब जरा देखो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमारे पास आ जाता है E1। E1 का फॉर्मूला क्या होगा, KQ1 बाई R1, और E2 का फॉर्मूला क्या होगा, KQ2 बाई R2। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो यही फॉर्मूला होता है ना, स्क्वायर स्क्वायर होगा, यही ना, KQ बाई R स्क्वायर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। रेशियो अगर बताना है तो K तो कटेगा और फिर हो जाएगा E1 बाई E2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2, और ये दोनों आपस में पलट जाएगा तो हो जाएगा R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर। अब क्या किया जाए, सोचो तो जरा सोचो,
क्या किया जा सकता है? क्या हमारे पास Q1 बाई Q2 का R1 बाई R2 दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पे Q1 बाई Q2 के बदले ये पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग यहाँ पुट कर लें, R1 बाई R2, R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर, इसको कैंसिल कर लिया तो हम लोग को मिल गया E1 बाई E2 R2 बाई R1। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं और इसके लिए टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बढ़िया है बात को समझ लेना। ठीक है, ये बन गया हम लोग को, एक हम लोग का ये मिल चुका, एक ये मिल चुका और दूसरा ये मिल चुका, यानी VQE हो गया। अब चार्ज डेंसिटी की बात आती है, चलो चार्ज डेंसिटी पे पहुंचते हैं। देखो जो स्फीयर हमारे पास फाइनल में था, इसका रेडियस था R1 और इसका रेडियस था R2, चार्ज इस पर था Q1 और इस पर था Q2, टच करने के बाद यही चार्ज बचा हुआ था और रेडियस तो ऑलरेडी रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला याद है क्या? चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला भी तो याद होना चाहिए ना। चार्ज डेंसिटी जो होता है वो होता है चार्ज बाई एरिया, इसका एरिया जितना पे चार्ज फैला हुआ है, तो 4 पाई R1 का स्क्वायर प्लस 2, इसका भी यही बात होगा, Q2 बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई अगर कट कर लो, सिग्मा 1 बाई सिग्मा कर लो, तो देखो Q1 बाई Q2 तो होगा पहले, इसके बाद R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर। फिर देखो क्या करना पड़ेगा, पीछे हम लोग देखे थे कि Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 आया था, तो हम लोग यहाँ पे फिर लिख लेंगे R1 बाई R2 इंटू R2 का स्क्वायर R1 का स्क्वायर, ये कट गया, ये कट गया और फिर हम लोग को मिल गया R2 बाई R1। तो ये हो गया हम लोग का चार्ज डेंसिटी का रेशियो। तो हम लोग को क्या रेशियो मिल गया? V1 बाई V2 का रेशियो मिल गया 1/1, Q1 बाई Q2 का रेशियो मिल गया R1 बाई R2, E1 बाई E2 का रेशियो मिल गया R2 बाई R1 और सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 का रेशियो मिल गया R2 बाई R1। इस तरह सारा रेशियो हम लोग को मिल गया। ओके, अब देखो आगे नेक्स्ट क्या करना। आगे हम लोग के पास जो टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, सुरक्षा। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है कि इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो कंडक्टर। मतलब कि कोई कंडक्टर है और उसके अंदर में कैविटी बना दिया गया है, ये कह सकते हैं हम लोग। जैसे कार देख रहे हो ना, कार के ऊपर क्या है? कंडक्टर है और फिर अंदर क्या है? कैविटी हो गया। तो ऐसा पहले एक सवाल आया करता था, वो जो है वो 12th वाली बोर्ड में, कि कार के अंदर अगर कोई बैठा है तो उसको इलेक्ट्रिक जो होती है आसमान से जो गिरती है उसका उस पर असर होता है कि नहीं? तो अप्रॉक्सीमेटली नहीं असर होता है। इस पर एक सवाल आता था 12th बोर्ड में, वैसे करके, चूंकि अब वो नहीं आ रहा है इसलिए उसको बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो इट इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग। इसमें क्या होता है कि अगर आप चार्ज यहां दे देते हो बाहर, ठीक है, बाहर अगर इस मेटालिक बॉडी पे चार्ज पड़ा हुआ है और अंदर कैविटी है, तो अंदर में चार्ज क्या होगा? 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0, यानी ये अंदर का पार्ट जो है बिल्कुल सुरक्षित। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, आगे इस पर जो क्वेश्चन आता था मैं आपको बता ही देता हूं। इस पर जो क्वेश्चन आता था शायद उससे आपको ज्यादा याद रहे। क्वेश्चन आता था कि मान लो कि एक कोई हैं प्रोफेसर हैं जो कोई कॉलेज में लेक्चर दे रहे हैं और छुट्टी का समय आ गया है। मतलब मैं 12th में आया हुआ एग्जाम का एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या आया था और जवाब क्या था। ठीक है, तो प्रोफेसर साहब हैं, लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देने के दौरान वो क्या हुआ कि बारिश होने लगी और उसी वक्त छुट्टी होने वाला था। तो छुट्टी तो हो गई, बच्चे कुछ निकल दिए, प्रोफेसर साहब अपने कार में बैठे और चल दिए। जब कुछ दूर हो गए आगे तो देखे कि एक लड़का बैग लिए हुए और रोड पे दौड़ता हुआ जा रहा है। आसमान में बिजली कड़क रही है,
थोड़ा आंधी जैसा भी बना हुआ है। तो प्रोफेसर साहब ने उस बच्चा को अपने कार में बैठा लिया, बैठा करके उसके घर पे छोड़ दिया। ये सब क्वेश्चन की बात मैं बोल रहा हूँ। छोड़ दिया। अब उस पर सवाल आया, नीचे सवाल में आंसर देना है। प्रोफेसर साहब उसके रिलेटिव थे, ऐसा एक है, यस नो करना है। प्रोफेसर साहब बहुत दयालु थे। प्रोफेसर साहब ये फिजिक्स के अच्छे जानकार थे। उन्हें पता था कि कार के अंदर में सुरक्षा होता है और उसमें बैठने से इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट नहीं लगते। ये एक लाइन दिया हुआ है। ऐसा करके फिर दिया हुआ है कि ये किस टॉपिक से बिलोंग करता है। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो क्वेश्चन है, वो किस टॉपिक से बिलोंग करता है, ऐसा करके क्वेश्चन आया हुआ था, जो मैंने देखा था। ठीक है, तो ये टॉपिक इसी से बिलोंग करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से। और प्रोफेसर साहब कोई दयालु नहीं थे, कोई रिलेटिव नहीं थे, बल्कि उन्हें पता था कि कार के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट नहीं होता है, वो बच्चा बाहर असुरक्षित है और अंदर सुरक्षित रह सकता है, इसलिए उन्होंने उसे बैठा लिया था। ठीक है, मतलब हम जानते हैं कि कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट अगर हम चाहते हैं कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से बचा रहे, तो हम इस तरह का शील्डिंग बना करके उसके अंदर में रख सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। आगे चलते हैं। देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ये भी एक मटेरियल होता है, जस्ट लाइक इंसुलेटर। बट इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक में फर्क ये होता है कि डाइइलेक्ट्रिक में चार्ज का इंडक्शन होता है और इंसुलेटर में नहीं होता है। यही फर्क है। क्या डिफरेंशियल लिखा है? द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक्स और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। जैसे ड्राई एयर, ड्राई वुड, माइका, पैराफिन, वैक्स, ये सब जो मटेरियल्स हैं ये डाइइलेक्ट्रिक्स हैं। इस पे चार्ज वन साइडेड हो पाता है, लेकिन चार्ज फ्लो नहीं करता है। इंडक्शन होता है बट चार्ज फ्लो नहीं करता है। कैसे इंडक्शन होता है अभी हम आपको बताएंगे डाइइलेक्ट्रिक के टाइप में। ठीक है, तो इस तरह के मटेरियल को डाइइलेक्ट्रिक बोलते हैं। डाइइलेक्ट्रिक एक टाइप का मटेरियल है जो इंसुलेटर के जैसा होता है बट नॉट इंसुलेटर कंप्लीटली होता है, थोड़ा सा डिफर करता है। चलिए देखिए, और क्या देखना हम लोग को, इसके टाइप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, एक पोलर सब्सटेंस या पोलर डाइइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, और एक बोलते हैं नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स या नॉन पोलर सब्सटेंस। आप बढ़िया से समझ लेंगे, दो टाइप के डाइइलेक्ट्रिक्स होते हैं, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। एक नॉन पोलर होता है और एक पोलर होता है। अब पोलर क्या होता है और नॉन पोलर क्या होता है, ये आप समझ लीजिए। देखिए पोलर सब्सटेंस क्या है? पोलर molecules has permanent dipole moment of its own and oriented randomly in the absence of external field। बोला जा रहा है कि जो पोलर सब्सटेंस होते हैं उसमें डायपोल मोमेंट पहले से ही होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट चैप्टर में, डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, तो वो पहले से ही उस मटेरियल में होते हैं और रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब वन डायरेक्शनल नहीं होते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में उस मटेरियल को नहीं रखा गया है तो इस तरह से रैंडमली होता है। अभी हम आपको फिगर बना के भी दिखाते हैं। और क्या क्या है प्रॉपर्टी वो देख लीजिए पहले। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए ऑन डायपोल, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क दैट टेंड्स टू अलाइन द मॉलिक्यूल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, गिविंग सरफेस लेयर्स एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। देखिए क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इस पर हम आपको बता रहे हैं। देखिए ये डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स है जो पोलर है, इसके अंदर में क्या है कि इसके अंदर में डायपोल्स बने हुए हैं ऐसे, ए पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये डायपोल हैं जो आप देख रहे हैं, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसा करके, कोई किसी डायरेक्शन में अलाइन नहीं है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा हुआ है। इसमें परमानेंट डायपोल होता है, जो अभी इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि इसमें परमानेंट डायपोल इसका अपना होता है, लेकिन ये रैंडमली अरेंज्ड होता है जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे होते हैं तब। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अलाइन हो जाते हैं
ऐसे, ऐसा, ये हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं ऐसे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया ऐसे, नेगेटिव, एक मिनट, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके ये अलाइन हो चुका इस तरह, ऐसा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रख दिया तो इसका सारा डायपोल मोमेंट टॉर्क एक्सपीरियंस किया और सब अलाइन कर गया एक डायरेक्शन में। इस साइड में देखो नेगेटिव का इंडक्शन हो गया और इस साइड में देखो पॉजिटिव का इंडक्शन हो गया। तो यही यहां बताया जा रहा है कि टेंड्स टू अलाइन द मॉलिक्यूल्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, गिविंग सरफेस लेयर एज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। सरफेस लेयर को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दे दिया, इधर पॉजिटिव दे दिया, इधर नेगेटिव दे दिया। इस तरह से दो तरह के, एक हम लोगों ने पढ़ा पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब देखो आगे आगे इस सब के एग्जाम्पल क्या है, पोलर डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल्स मान लो कैसे हैं। ठीक, HCl है, H2O है, NH3 है, CO2 है, अल्कोहल है और ATC, अल्कोहल ATC, ये सब हैं सब्सटेंस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCl है, H2O है, NH2 है, CO2 है और अल्कोहल, ये सब इसके पोलर मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आगे देखो आगे क्या है नेक्स्ट। अब हम लोग को आ गया पोलर नॉन पोलर सब्सटेंस। नॉन पोलर सब्सटेंस में क्या होता है, सब्सटेंस मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज नॉन पोलर सब्सटेंसेज। मतलब ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसमें मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डायपोल पहले से नहीं होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल पहले से नहीं होते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन नॉन पोलर सब्सटेंस द पॉजिटिव चार्ज सेंटर एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर आर कोइंसाइड विथ ईच अदर इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्व कर रहा है गोल गोल, और यहाँ है न्यूक्लियस, इसका भी सेंटर यही है और जो ये न्यूक्लियस है उसका भी सेंटर यही है। माने नेगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर दोनों एक ही जगह होता है और इसलिए इसमें कोई डायपोल मोमेंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल का कहने का मतलब है कि इसमें डायपोल नहीं होते हैं पहले से और पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर एक ही जगह कॉन्साइडेड होता है। कब कब की बात है, जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग नहीं रखे होते हैं। लेकिन जब इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, ये हो गया इस केस का, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे हैं, ये हो गया। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंटर एक ही जगह, इस तरह इस तरह। लेकिन जब हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तब क्या होता है, देखिए जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तब क्या होता है, तो न्यू डायपोल मोमेंट का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह, इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा इस तरह से डायपोल मोमेंट फॉर्म कर जाते हैं। इसमें भी हम देख रहे हैं कि इस साइड में नेगेटिव का कलेक्शन हो गया और इस साइड में पॉजिटिव का कलेक्शन हो गया। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जीरो डायपोल मोमेंट, कब, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखे होते। ठीक है, इसमें भी एग्जांपल है हम लोग का N2 है, O2 है, H2 है, CO2 है और मीथेन है, C6 है, CH4 है। यहाँ पे हम लोग लिख दें, ये है N2,
ये है O2, इसके बाद H2 है, इसके बाद CO2 है, इसके बाद मीथेन है, मीथेन, इसके बाद C6H6, ये हम लोग और ETC, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। और उसका एग्जाम्पल क्या क्या था, उसका एग्जाम्पल भी हम आपको नोट करा देते हैं। HCl तो है, HCl, इसके बाद H2O है, और इसके बाद है NH3 है, NH3 है, इसके बाद CO2 है, अल्कोहल है, अल्कोहल, ऐसा ETC। ये एग्जाम्पल इसका है। आगे देखिए, हाँ अब देखिए क्वेश्चन है, चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर। कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आयन होते हैं, नन ऑफ दीज होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में, ये आप जानते ही होंगे। अब अगला देखिए क्या है, द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड इन। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड करता है किस में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल में। ठीक है, आगे क्या है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये क्या चीज होता है? तो डिफिनेशन लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन प्लेसिंग ए डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन टू अपोजिट चार्ज्ड प्लेट्स इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? मतलब रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसे लिखते हैं। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं दो बात को। वी नो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, यहां देखिए रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बता रहा है। देखिए फिर बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये ध्यान देना है हम लोग को। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था, देखिएगा यहां देख लीजिए ध्यान से, यही हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको हम ई नॉट बोल रहे हैं, ये है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे? देखिए इधर सब पॉजिटिव है, तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ये पॉजिटिव हो गया ना इधर इस साइड में, तो उसको बोलते हैं पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इधर से गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मतलब वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों को घटा दीजिएगा, जब ई नॉट माइनस ई पी कर दीजिएगा तो आपको ई नेट मिलेगा। ये कहने का मतलब क्या होगा? देखिएगा इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है, इधर से पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में से पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा दीजिएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। यही बात बताया जा रहा है। अब देखिए इसका रिलेशन और आगे कैसे हम लोग करते हैं। हाँ यही बात हम अभी बता रहे थे कि ये पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों जब सब्ट्रैक्ट करेगा तो ई जो आएगा ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां लिखा हुआ। अब जरा और ध्यान से देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वन साइड जब अगर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आपको निकालना है तो क्या होता था? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड में पढ़ा हुआ चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब चार्ज प्लेट से बनता है ऐसे, तो कितना बनता है? सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। और उसी तरह जब पोलराइज्ड चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो पोलराइज्ड चार्ज का डेंसिटी बाई इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी इसके लिए हमने ये लिख लिया और इसके लिए ये लिख लिया ऐसा। अब क्या करना होगा हम लोग को? हाँ अब देखिए क्या है, अब हम लोग को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात हो रही है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। यही बोल रहा था ना कि अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय नेट इलेक्ट्रिक, अप्लाइड कितना है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेट कितना है?
नेट कितना है, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो यहाँ पे हम उसको नेट वाला को लिख लिए। अब क्या होगा, ई नॉट और ई नॉट कट जाएगा और बच जाएगा सिग्मा बाई सिग्मा माइनस सिग्मा पी। तो हम लोग का के का वैल्यू कितना आ गया, के का वैल्यू आ गया सिग्मा सिग्मा माइनस सिग्मा पी, ऐसे करके चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख लिए चार्ज डेंसिटी के। लेकिन बेसिक फॉर्मूला हम लोग के पास यही है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, अब देखिए आगे तो हम लोग को अब विदा लेना है। ओके, आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।